अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आप देख रहे हैं आज का सच। अच्छा जी, आज 4 ख़बरें हैं जो आपको बतानी हैं। पहली तो ये कि जी चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए जो 2/3 अक्सरियत एक कमेटी में चाहिए होती है, अब 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद वो हुकूमत ने हासिल कर ली है। कैसे हासिल की? 2/3 अक्सरियत होती है 8 अरकान की। कमेटी 12 अरकान पे है तो 8 अरकान नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के पास आ गए। JUI के मिला के 9 हो जाते हैं। JUI के बगैर भी 2/3 अक्सरियत हासिल है तो उससे हुकूमत अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस लाएगी। दूसरी खबर कि चीफ़ जस्टिस कौन हो सकता है। जस्टिस यही अफरीदी के इनकार की सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन बड़े टॉप कंटेंडर हैं और वो कितने अच्छे साबित हो सकते हैं, इस हवाले से बात होगी। तीसरी खबर यह कि PTI ने जनाब 26वीं आइनी तरमीम की मुखालफत तो की, मगर अदालत में आज जाके उसी के तहत रिलीफ मांग लिया। और चौथी खबर ये होगी कि सियासी मंजरनामे पर 26वीं आइनी तरमीम की पेश होने का क्या असरात होंगे। तो सबसे पहले जी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे, ताकि ये फ़िक्र तो ख़त्म हो, और वीडियो को शेयर करें। बाकी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, रात गए सुबह के वक्त तकरीबन सुबह की अज़ानें शुरू हो गई होंगी जब तरमीम मंजूर हुई 26वीं आइनी तरमीम। बड़ा जनाब सारी रात जागते रहे जनाब, नवाज़ शरीफ साहब जागते रहे, जरदारी साहब भी जागते रहे होंगे। जो पार्लियामेंट में थे मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, तमाम सीनियर लोग, और नवाज़ शरीफ साहब जागते रहे। नवाज़ शरीफ साहब ने तो जनाब कल तकरीर नहीं की। नवाज़ शरीफ साहब ने बस अपनी तरफ से 2 शेर पढ़े। वो शेर जी क्या थे कि जी मार भी देते हैं। वो शेर मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या थे। बेसिकली कि वो कहते हैं जहर का प्याला भी देते हैं और कहते हैं कि मर जाओ, और जब मरने लगो तो कहते हैं कि नहीं मरना, वापस ज़िंदा हो जाओ, कुछ इस तरह की चीज़ के वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट पे भी लगते हैं और अदलिया पे भी लगते हैं। तो उन्होंने वो शेर पढ़ के सुना दिए और उसका वो बताया कि जी मेरे साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई हैं उसका ये शेरों में जवाब है। अच्छा, वहाँ पर तकारीर हुई, मौलाना फजल रहमान साहब की भी हुई, बिलावल की भी हुई। सबसे अच्छी तकरीर जो रात को हुई है वो बिलावल भुट्टो की थी। उन्होंने बड़े रेफरेंस के साथ मुदल्लल अंदाज में बताया कि जी आइनी तरमीम तो कायदे आज़म का आइडिया था, उस वक्त से मुसलमानों को चाहिए था। पाकिस्तान बनने से भी 10 साल पहले उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, एक ही कोर्ट पे बहुत सारा बर्डन और पावर्स नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने मिसालें दे दे के कहा, मिसाक जमहूरियत में हमने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि जी दुनिया के किस मुल्क में होता है कि जज अपने आप को खुद ही तैनात करें, खुद ही निकाल दें। ये हमेशा से इख्तियार पार्लियामेंट या होता है, अमेरिका में UK में मलका के पास था, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स के पास होता था, जब तक कि बेनज़ीर भुट्टो थी। और बेनज़ीर से ये वापस छीना गया था। वो कह रहे हैं अब जो छीना गया था हम वो वापस ले रहे हैं। ज़ियाउल हक ने हक एक्सरसाइज किया था, उससे किसी ने नहीं पूछा कि आप होते कौन है लगाने वाले, हमसे पूछा जा रहा है। बहरहाल बड़ी उन्होंने सख्त तकरीर की और बड़े खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया। मतलब उन्होंने, बाकी नून लीग तो बड़े पीछे पीछे रह के तरमीम के हवाले से बात करती है, कोई इतना दिफा नहीं करी। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर कोई नहीं थी, इनकी तकरीर थी। फिर जनाब उमर अयूब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि ये जो सारे लोटे बैठे हुए हैं इनकी वजह से आपने वो किया और इनको कितनी तकलीफ़ दी लोगों को, इस तरह कर करके ये तरमीम पास कर रहे हैं। ये कोई तरमीम पास करने का तरीका नहीं है। 5 अरकान ने जनाब कौमी असम्बली में गद्दारी कर ली अपनी पार्टी से और वोट दे दिया। गद्दारी किस तरह कह सकते हैं? वो कहते हैं गद्दारी इसलिए नहीं है कि हम तो आज़ाद हैं, अभी तक हम किसी जमात के नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर वो PTI के हमायत याफ्ता तो थे ना। तो वो PTI के हमायत याफ्ता जी 5 अरकान आके बैठ गए और उन्होंने कौमी असम्बली में जनाब 225 अरकान से इन्होंने 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम पास की। सेनेट से इन्होंने 265 सेनेट में इन्होंने 65 अरकान से के साथ पास कर ली थी, 64 चाहिए थे, वहाँ पे 224 चाहिए थे, 225 के साथ पास कर ली। इस तरह तरमीम पास हो गई। अब तरमीम पास होने के बाद ज़ाहिर है तरमीम का क्या मकसद था? तरमीम का सबसे बड़ा मकसद तो ये था कि आने वाले चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह ना हों और ऐसे चीफ़ जस्टिस बनाए जाएँ जो कि हुकूमत के साथ को डिस्टेबलाइज़ ना कर दें। कि ये ना हो कि जी जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा तकरीर में कि जी वहाँ तो ये बातें होना शुरू हो गई थी जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जजेज़ की फैमिलीज़ में और कुछ और, उन्होंने कहा जी अपने ख़ानदानों में कि जी अब अक्टूबर के बाद जो अडयाला वाले हैं वो बाहर आएंगे और उनको वापस ले आएंगे और इस हुकूमत को घर भेज देंगे। तो उन्होंने इस डर के मारे ही तरमीम लाई गई है। तो वो डर ख़त्म हो गया और तरमीम अब ज़ाहिर है उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी और कौन होगा। ज़ाहिर है मैंने कल आपको बताया था कि चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट अब क्या होगी। नया चीफ़ जस्टिस 3 सीनियर मोस्ट जजेज़ में से एक 12 रुकनी कमेटी करेगी। 12 रुकनी कमेटी, ये याद रखिएगा। और 12 रुकनी कमेटी ही अब सारी रूह उसमें आ गई, ताकत उसमें आ गई। तरमीम के बाद सदर ने साइन कर दिए हैं, गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो गया तरमीम का, अब तरमीम इन प्ले है।
तो 12 रुकनी कमेटी के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत के साथ 12 रुकनी कमेटी जिसको चीफ जस्टिस बना देगी, इन 3 में से वही चीफ जस्टिस होगा। 3 कौन से हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी। सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस मंसूर, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर जस्टिस यहिया अफरीदी हैं। लेकिन हुकूमत जस्टिस मंसूर को भी नहीं बनाना चाहती, जस्टिस यहिया अफरीदी को ही बनाना चाहती है। जस्टिस मुनीब अख्तर को तो पहले ही इनको 3 रुकनी हम ख्याल बेंच कहा जाता था जस्टिस बंदयाल के हवाले से, और उनको कहा जाता था कि जी ये तो PTI के आदमी है, हुकूमत कहती थी। इस वजह से उनको तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो जस्टिस यहिया अफरीदी बनाना चाहती है हुकूमत। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कमेटी का तरीकाकार बताया गया था बड़ा मुश्किल था, उसमें सादा अक्सरियत से नहीं आप कर सकते कि हुकूमत जो भी अक्सरियत में होगी वो कर देगी, नहीं। 2/3 अक्सरियत चाहिए कमेटी में। अब कमेटी के अगर 12 रुकन है तो 2/3 अक्सरियत होती है 8 होने चाहिए इन हुकूमती जमातों के पास। मौलाना का क्या पता, मौलाना फिर ना वोट दें आपको और कहें कि जी मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह को ही बनाना है, तो फिर आप कैसे वो करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने नंबर गेम चेक करके कर ली है और तकसीम का फार्मूला तय हो गया है। वो मैं आपको बताता हूँ कि तकसीम का क्या फार्मूला तय हुआ है। 8 सीटें, 8 इस कमेटी के अरकान होंगे कौमी असम्बली से, 4 होंगे सेनेट से। अब सेनेट में हर क्या तय किया गया, 96 सेनेट के अरकान होते हैं, तो 24 के ऊपर उन्होंने कहा कि जी एक बंदा मिलेगा, जिसके 24 सेनेटर होंगे उसको एक नुमाइंदगी मिल जाएगी कमेटी में। तो नून लीग को भी एक बंदा मिल गया सेनेट में, पीपल्स पार्टी को भी एक बंदा मिल गया सेनेट में, PTI को भी एक बंदा मिल गया, और चौथा बंदा सेनेट में सिर्फ 5 अरकान है इसके जमीयत उलमा इस्लाम के, तो चौथा बंदा उनको दे दिया गया है, हुकूमत ने उनको फेवर दी है। तो जो सेनेट के 4 अरकान हैं उनमें से 3 जो है उसमें से एक मौलाना का हो गया, एक PTI का हो गया और एक पीपल्स पार्टी का, एक नून लीग का। तो सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को 2 पक्के मिल गए वोट कमेटी के। कौमी असम्बली में 8 मेंबरान हैं, कौमी असम्बली में 8 मेंबरान हैं, तो उसमें तय किया गया जी कि मुस्लिम लीग नून को 3 अरकान मिले। उसमें जो फार्मूला तय किया जाएगा, जाहिर है जो इस वक्त अरकान की तादाद है उसको तकसीम किया जाएगा 8 के साथ, क्योंकि 8 बनने हैं। तो अगर 336 का अरकान हाउस है तो उसको तकसीम करेंगे 8 के साथ, तो 42 का हिस्सा आता है। यानी कि 42 पर जिसके 42 अरकान होंगे उसको एक कमेटी में नुमाइंदगी मिल जाएगी, उसका एक वोट होगा कमेटी में। तो नून लीग को 3 वोट मिले हैं जी, नून लीग को उसके हिसाब से, उस फार्मूले के हिसाब से। पीपल्स पार्टी को 2 रुकन मिले हैं कमेटी में, PTI को 2 मिले हैं और MQM को 1 मिला है। गोया नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM तीनों मिला के इनके पास हो गए 6, इधर 6 हो गए, 2 सेनेट में हो गए, तो 8 इनके पास हैं। एक JUI का है, JUI का अगर जो मेंबर होगा कमेटी में वो अगर वोट नहीं भी देता और वो कुछ और भी चाहता है, तो हुकूमत के पास यानी MQM, पीपल्स पार्टी और PMLN इनके पास 2/3 अक्सरियत हासिल है। अब चलेगी इनकी, जो बंदा यानी वज़ीर आज़म और बिलावल चाहेंगे वही चीफ जस्टिस होगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि चीफ जस्टिस कौन होगा। तो यानी 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है, कमेटी में ये हो गया तय। अब चीफ जस्टिस इन्होंने अपॉइंट करना है, तो अब किसको अपॉइंट करना है। अब आप आते हैं जी, 3 नाम हैं, 3 नामों में से 2 को आउट ऑफ क्वेश्चन है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह पे हुकूमत ने मान जाना होता तो ये आईनी तरमीम रात को 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे तक लेके गए सेशन नहीं करनी होती थी, और आज जिस जल्दी से पास की, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है ना कि इनके साथ मानेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेंगे, कौन बनेगा। उसके बाद रह जाते हैं जी जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका कोई चांस किसी को भी नहीं, पता है सबको कि उनका नहीं बन सकता। तो जस्टिस यहिया अफरीदी हुकूमत की चॉइस हैं, फर्स्ट चॉइस हैं। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, हर तरफ ये चल रहा है कि जस्टिस यहिया अफरीदी विकेट पे ज़्यादा देर नहीं खड़े होने का इरादा नहीं है। विकेट पे खड़े होने का मतलब बहानों से, मसालों से ये बता रहे हैं कि जस्टिस यहिया अफरीदी इस तरीके से वो चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहेंगे कि जी सीनियर मोस्ट नहीं बना और तरीका तब्दील हुआ तो मुझे फेवर मिली तो मैं मुतनाज़ा हो जाऊँगा, शायद वो इनकार कर दें। तरमीम के अंदर जो गज़ट नोटिफिकेशन आज जारी हुआ उसमें लिखा हुआ है कि इनकार की सूरत में नेक्स्ट बंदे को चुना जाएगा, नेक्स्ट बंदे को ऑप्शन दिया जाएगा। तो नेक्स्ट बंदे कौन है? जस्टिस अमीनुद्दीन। और जस्टिस अमीनुद्दीन को हुकूमत बहुत प्यार की नज़र से देखती है और बहुत पसंद करती है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने हर फैसला अभी तक जो दिया उसमें हुकूमत को फ़ायदा ही हुआ है। और जस्टिस अमीनुद्दीन ने यह फैसला दिया था कि जो मखसूस नशिस्तों का केस है इसमें जनाब जो हुकूमत कह रही है वो ठीक कह रही है और PTI को या सुन्नी इत्तेहाद को कोई रिजर्व सीट नहीं मिलेगी। इन्होंने बल्कि ये भी कहा था, ये 2 जजेस में शामिल थे जिन्होंने ये भी फैसले में लिखा था कि आइन के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हो अक्सरियती तो आप उसको अमल ना करें बेशक। तो गोया और तय भी किया कि ये जो फ़ैसला है वो आइन की रूह से मुतसादिम है। तो बेसिकली इन्होंने हुकूमत को कहा कि जो फ़ैसला है 8 जजों का अक्सरियती फ़ैसला जो मखसूस नशिस्तें PTI को देने का, ये फ़ैसला आइन के ख़िलाफ़ है और आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला आप पे मानना पाबंद नहीं है आप, तो आप ना मानें।
तो इतने अच्छे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, तो क्यों हुकूमत नहीं चाहेगी कि उनको बनाए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन, अगर यही आफरीदी इनकार करते हैं तो जस्टिस अमीनुद्दीन होकर हुकूमत की लॉटरी निकल आएगी। लेकिन अगर यही आफरीदी ही बन जाते हैं तो जस्टिस यही आफरीदी का, मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो अपराइट जज हैं और हुकूमत को उन पर ज़्यादा एतराज़ात नहीं हैं। उन्होंने भी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला मुकम्मल इंसाफ के उसूल के बगैर के साथ नहीं दिया, बल्कि जो आइन की जो लेटर है, आइन का स्पिरिट के साथ नहीं दिया। आइन के जो लेटर हैं, जो अल्फाज हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कहा कि चूँकि 3 दिन गुजर चुके थे तो अब ये सीटें नहीं मिल सकती। इस वजह से कहा जाता है कि जैसे यही आफरीदी को वो चाहेंगे। दूसरा ऑप्शन हुकूमत का ये होगा कि अगर यही आफरीदी चीफ जस्टिस बनते हैं तो जो आइनी बेंच बनेगा और वो मुस्तकिल बेंच होगा, और वो आपको पता है आइनी बेंच जो है वो कमीशन बनाएगा, तो जो कमीशन है उसमें भी हुकूमत की अक्सरियत है। ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल उनका, लॉ मिनिस्टर उनका, जो सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा वो उनका स्पीकर नॉमिनेट करेगा, तो उन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली है। तो वहाँ पे उनकी अक्सरियत होगी हुकूमत की, तो हुकूमत आइनी बेंच में ले आएगी जस्टिस अमीनुद्दीन को। तो गोया एक तरफ चीफ जस्टिस यही आफरीदी और अमीनुद्दीन जनाब आइनी बेंच के सरबराह, तो सत्ते खैर हैं। और आइनी बेंच ही चूँकि सारी समातें करेगा, रिजर्व सीट्स का केस भी वही सुनेगा, तो इसलिए हुकूमत को कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसी से मुतालिक जी अगली बात करते हैं। अब चीफ जस्टिस का किस्सा तय हुआ, अब आते हैं जी PTI ने जनाब 26वीं आइनी तरमीम की मुखालफत की थी अवान में, लेकिन आज अदालत खुलते ही उन्होंने जाके अली ज़फ़र, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, उन्होंने वो बल्ले के निशान वाला जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस चल रहा था उसमें जाके रिलीफ मांग लिया 26वीं आइनी तरमीम को कोट करके। उन्होंने कहा जी 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो अपीलें हैं, नज़रसानी है और ये मामलात हैं इस तरह के, जो ये है PTI के बल्ले के निशान वाला मामला, ये आइनी बेंच सुनेगा, तो आप नहीं सुन सकते। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ने मेरा ख्याल है उस वक्त तक गज़ट नोटिफिकेशन जारी होकर 26वीं तरमीम लागू नहीं हुई थी, तो चीफ जस्टिस ने जनाब ये उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की, लेकिन उन्होंने इंसाफ मांगा और उन्होंने 26वीं तरमीम के तहत रिलीफ मांगा। इससे पहले नैब अमेंडमेंट केस पे भी इमरान खान साहब ने बहुत मुखालफत की थी नैब अमेंडमेंट पे, लेकिन रिलीफ मांगा था। तो PTI यानी किसी केस की, किसी चीज़ की, किसी नए कानून की मुखालफत तो करती है लेकिन उसके तहत रिलीफ नहीं छोड़ती। तो रिलीफ मांगा उन्होंने, बहरहाल रिलीफ उनको नहीं मिला और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नज़रसानी अपील भी निपटा दी और रिजेक्ट कर दी। गोया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला 13 जनवरी को चीफ जस्टिस ने दिया था उसको अब बरकरार रखा गया, उसकी नज़रसानी भी मुस्तरद हो गई है और बल्ले के निशान वाला ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत है, वो सिचुएशन बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस साहब का शायद ये आखिरी बड़ा फ़ैसला हो, तो ये फ़ैसला कर दिया उन्होंने। तो ये PTI को रिलीफ मिलने की दास्तान है कि PTI ने ये रिलीफ मांगा। अब आते हैं जी इस तरमीम के लार्जर असरात क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर है इस तरमीम के बाद हुकूमत ने रिलीफ का सांस लिया है, सुख का सांस लिया हुकूमत ने भी और इस्टेब्लिशमेंट ने भी, PTI ने, पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी। अब इनको लगता है कि जो स्टेबिलिटी है ये कायम हो जाएगी, जो इकनॉमिक फ्रंट पे काम जारी था वो मज़ीद जारी कर लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को ये है कि इकनॉमिक फ्रंट पे काम जारी रहे और ये भी है कि इमरान खान साहब ना आ जाएँ। तो इमरान खान साहब के आने का इम्कानात कम हो गए और स्टेबिलिटी का काम हो गया। हुकूमत को क्या है कि हमारी हुकूमत चलती रहे और इमरान खान साहब ना आए, तो हुकूमत को भी अब लग रहा है कि ज़ाहिर है जजेज़ कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे कि हुकूमत घर चली जाए, तो अब हमें स्टेबिलिटी होगी। इससे इंटरनेशनली मैसेज जाएगा कि यार ये हुकूमत जो है इट इज़ हेयर टू स्टे, ये लंबे अरसे के लिए है, तो इनके साथ माहदे करने चाहिए। तो मज़ीद माहदे हो सकते हैं, इंटरनेशनल माहदे, जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो चाइना के साथ हो रही है बातचीत इन्वेस्टमेंट की, CPEC 2 की, वो यकीनी होगी। मुल्क में इकनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट बेहतर हो सकती है, डॉलर का रेट मुस्तहकम रहने के इम्कानात हैं, IMF के साथ मामला बेहतर होने का इम्कान है। तो ये जो हुकूमत की जो हुई है उससे लॉन्ग टर्म में सियासी असरात ये वाले होंगे। लेकिन PTI के हवाले से हालात ख़राब होने का भी इम्कान है कि देखें उनको आज वो बहुत बुरी तरह उन अरकान को पीट रहे हैं जिन लोगों ने डिफेक्ट किया, पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट दिया। ज़ैन कुरैशी की वीडियो आई है, ज़ैन कुरैशी ने वोट नहीं दिया बाय द वे, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, मैं तो पार्लियामेंट ही नहीं गया। लोगों ने उनकी तरदीद आ गई। ब्रिगेडियर घुमन है जो PTI की, उन्होंने कहा मुझे बहुत दबाव डाला गया लेकिन मैंने पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया, लेकिन उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग हो रही है। एक मुबारक ज़ेब हैं जी जो फाटा से इलेक्शन लड़े थे, जिनके बड़े भाई को कत्ल कर दिया गया था, उनको टिकट PTI ने नहीं दिया। जब भाई शहीद हो गए फिर वो लड़े भाई उनकी जगह, तो उनको भी टिकट नहीं मिला। टिकट किसको मिला? उनके मुकाबले में PTI के एक और उम्मीदवार को। वो PTI के उम्मीदवार को हरा कर जीते। उन्होंने कल वोट दिया तरमीम के हक़ में।
तो अब उन पे सारे कह रहे हैं जी इसने गद्दारी की है, इसने पीटीआई के वोटर के साथ गद्दारी की है। वो कहता है भाई मैं पीटीआई के वोटर से तो जीता ही नहीं हूँ। अली मीन गन्नापुर वो आदमी है जिन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया था, अब वो मुझे किस तरह गद्दारी के ताने दे सकते हैं। लेकिन जो गद्दारों की तस्वीर लगाई गई हैं पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे, अली मीन गन्नापुर के पेज पे, उसमें जी उनका भी नाम डाला हुआ है कि जी ये भी गद्दार हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गद्दार नहीं हूँ, और उन्होंने उनकी तरफ से ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो ज्वाइन करने लगे हैं। जी किसको ज्वाइन करने लगे हैं? वो ज्वाइन करने लगे हैं नून लीग को, ऑफिशियली ज्वाइन करने लगे हैं। और उसको ऑफिशियली ज्वाइन करने के का नतीजा ये होगा कि नून लीग को रिज़र्व सीट्स में भी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, जो नाम 5 हैं जिन्होंने वोट दिए हैं कौमी असम्बली में, वो हैं औरंगज़ेब खिची, मुबारक ज़ेब, चौधरी इलियास, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी। इन सारों का लतीफ़ खोसा कह रहे हैं इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ये इन्होंने पार्टी से डिफेक्ट किया है और ये डिसक्वालीफाई होंगे। लेकिन इन सब का ये कहना है कि हम तो आज़ाद हैं, हम तो पीटीआई के हैं ही नहीं, तो आज़ाद उम्मीदवार तो किसी को भी वोट दे सकता है, तो हमें कोई डिसक्वालीफाई नहीं कर सकता। और पता नहीं इलेक्शन कमीशन से इनके हक़ में क्या फ़ैसला आता है। लेकिन अब वो ये एक बात चल रही है कि जी मुबारक ज़ेब के ख़िलाफ़ मुहिम भी चल रही है, तो मुबारक ज़ेब ने कहा मैं तो हूँ ही नहीं, और मुबारक ज़ेब के इम्कानात हैं कि वो ज्वाइन कर लें नून लीग को। ये थी जी टोटल अपडेट्स इस तरमीम के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए आज का सच।